सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं और आज का चैप्टर बहुत ही रोचक होने वाला है क्योंकि आप जानते हो कि एक एस्पिरेंट जो पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहा है उसको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें नहीं आती हैं। और ये मैं मानता हूँ इस बात को कि यदि शुरुआती स्तर पर आपको कोई ये बताए कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा ये चैप्टर इतना रोचक है, जैसे इस बार भी कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन निकल सकते हैं। और विशेष तौर पर मैं इसमें 2 क्वेश्चन तो आपको ऐसे बताने वाला हूँ जो मुझे ऐसा लगता है इस बार की प्री एग्ज़ाम में आएंगे और बहुत कम टेस्ट सीरीज या बहुत कम नोट्सों में वो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन है, भारतीय मानसून से जोड़कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे इस चैप्टर में बताऊंगा। इसके लिए आपको ये चैप्टर पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि मैं मानता हूँ कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन निकलने वाले हैं आईएएस प्री के अंदर और मेंस के अंदर ये चैप्टर बहुत शानदार होने वाला है। इससे पहले हमने नदियों वाला चैप्टर पढ़ाया था जहाँ से मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 क्वेश्चन हर बार यूपीएससी की कोई भी एग्जाम हो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो वो भी आप देख लेना। इसके अलावा यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, ये लेसन देख रहे हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आ रहे हैं इनको लाइक शेयर करते रहना। आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको पता नहीं है कि मैंने 6 से लेकर यहाँ 11 तक एनसीईआरटी पढ़ाई है। तो आप 6, 7, 8, 9, 10 सभी एनसीईआरटी की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर इनकी सबकी पीडीएफ आपको मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्री, जैसे इथिक्स का पूरा कोर्स मैंने फ्री में पढ़ा रखा है। आप जानते हो इथिक्स का कोर्स बहुत सारी कोचिंग वाले 15 से 25 हज़ार रुपये तक लेते हैं, फिर भी आपके स्कोर वो नहीं आता जो मैंने फ्री में पढ़ाए हैं, उतना स्कोर आ सकता है। ठीक है, ऐसे राइटिंग के मैंने फ्री में पढ़ाए हैं। तो आपके यार इस यूट्यूब पर, अपने यूट्यूब पर आपको बहुत सारा फ्री वाला कंटेंट मिल रहा है। अभी जैसे प्री चल रहा है तो मैं जो अपने एस्पिरेंट प्री के मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं कैसे भी करके डेली बेसिस पर एक प्री का वीडियो लेके आता हूँ, स्ट्रेटेजी का कुछ क्वेश्चन का वीडियो लेके आता हूँ। जो भी मेरा अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ ताकि स्ट्रेटेजी की या किसी रणनीति की कमी के अभाव में आपका प्री न रुके। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि अभी प्री का चल रहा है तो मैं प्री की आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अपना प्री पूरा हो जाएगा मैं कोशिश करूँगा डेली बेसिस पर 2-4 क्वेश्चन लाकर आंसर राइटिंग भी आपको सिखाऊँ, वो भी फ्री में एकदम। ठीक है, तो अभी हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर को, जलवायु। इसकी पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, उसका नाम है स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप चाहो तो टेलीग्राम में जाके सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे बात है जलवायु की, कि यार जलवायु क्या होता है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 9th क्लास की जब एनसीईआरटी हमने पढ़ी थी ना, 9th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर भी ये चैप्टर था, शायद चैप्टर 5 नंबर होना चाहिए, भारत की जलवायु, और ये हमने पढ़ा था। तो आप जब भी भारत की जलवायु को आप डीप में पढ़ना चाहते हो कि भारत की मानसून, पवने वगैरह जितने भी डीप में पढ़ना चाहते हो, तो 9th क्लास की एनसीईआरटी प्लस 11th क्लास की एनसीईआरटी का ये चैप्टर एक साथ पढ़ना, कि दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। और एग्जामिनर या जो एनसीईआरटी जब सेट की जाती है, जैसे एनसीईआरटी जो भी बनाते हैं जैसे क्लास में चलती है, तो जैसे 9th क्लास में एक बेसिक तैयार किया बच्चे का, और जब वो 11th क्लास में जाता है तो 11th क्लास में ये पता होता है कि यार 9th क्लास में ये पढ़ के आया है, तो हमें भी ऐसे पढ़ना है कि यार हमें पहले 9th वाली पढ़नी है, उसके बाद में ये पढ़ना है। इसीलिए मैं कहता हूँ, देखो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी 4 बार रह चुका है। ठीक है, अभी मैंने हिंदी साहित्य ले लिया। ठीक है, तो मैं एक बात कहता हूँ, बहुत सारे बच्चों का या एस्पिरेंट का कमेंट होता है कि सर ज्योग्राफी में क्या पढ़ें। तो मैं एक चीज़ आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ना 6 से लेकर 11th की एनसीईआरटी ढंग से करनी है, और 12th में केवल एक एनसीईआरटी, भारत वाली एनसीईआरटी। मानो भूगोल चाहिए तो आप छोड़ सकते हो, या आप एक बार रीडिंग मारना चाहो तो मार सकते हो। बाकी 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी आप कर सकते हो। ठीक है, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपका प्री और मेंस का लगभग सिलेबस खत्म कर देगी। प्लस इसमें आपको चाहिए होगा कोई एक भी एटलस चाहिए होगा, ठीक है, जो आपको ढंग से मैपिंग करवा सके, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप और एटलस का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो थोड़ा सा वैल्यूएट करना हो तो आप मुन्नाल सर के यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी के वीडियो है, वहाँ पे एक मैडम ने पढ़ाए हैं जो आईएएस अधिकारी, बाद में उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने पढ़ाए, तो आप उनके वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा आपको कोई कुछ बोले कि यार फलाना मोटी मोटी बुक लाओ, ये करो, कोचिंग के नोट्स मत पढ़ना। ठीक है, कोई कुछ बोले मत पढ़ना। मेरी ये सलाह रहेगी, एज ए मतलब ज्योग्राफी का आप बोल सकते हो कि काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है मुझे। नॉलेज के लिए तो नहीं बोलूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन एक अच्छा खासा अनुभव है जिसके आधार पर मैं बता सकता हूँ कि यार नहीं पढ़ना है, उसमें आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो फिर करंट अफेयर में जो चलता है ना, वो जरूर ध्यान रखना कि आजकल आप जानते हो ना कितना एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन हो रहा है। कभी आईपीसीसी की रिपोर्ट आ रही है, कभी कोई ग्लेशियर की समस्या आ रही है, कभी ज्वालामुखी फूट रही है, कभी अर्थक्वेक आ रहा है, भूस्खलन आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, इन पे अपनी नज़र गड़ाए रखना। ठीक है,
तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे यदि आप आईएएस की मेंस एग्जाम देने वाले हो या प्री एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे, स्टैटिक पार्ट प्लस करंट अफेयर का रोल इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे रोल होगा और कैसे प्री और मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मानसून का मतलब क्या होता है, तो ये क्वेश्चन तो इतनी बार आया है कि बच्चों ने फिर भी गलत किया है। ये क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार यूपीसी की प्री में देखोगे ना आप, 2011 के बाद में ही आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा कि मानसून क्या है। तो मानसून का मतलब है कि ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण। कैसे, जैसे ये इंडिया है, तो आप जानते हो अभी क्या चल रहा है, अभी हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून चल रहा है ना, क्योंकि ITCZ इस समय यहाँ पे है। तो आप अभी अभी जब जब आप देख रहे हो कि भारत में मानसून आ रहा है, तो इस समय पवने जल से स्थल की ओर है, जल से स्थल की ओर है, यानी ये लगभग कब आती है, ये आप मान सकते हो कि मार्च के बाद में ये कंडीशन बनने लगती है और मई जून में ये ज़्यादा होने लगता है और ये सितंबर अक्टूबर तक रहेगा, ठीक है। सितंबर अक्टूबर तक लगभग 5-6 महीने यहाँ पे क्या होगा, हवाएं क्या करेगी, जल से स्थल की आएगी। और बाद में क्या होगा, जैसे ही मतलब यहाँ पे आप देखना, एक बार मिटा लेते हैं इसको, जैसे क्या होगा, ITCZ पीछे खिसकना शुरू होगा, ITCZ पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। ITCZ क्या अभी पढ़ने वाले हैं, वैसे निम्न दाब का क्षेत्र है, ठीक है। तो क्या करेगा, ऊपर से हवाएं आएगी, ऊपर से हवा आने लग जाएगी, तो ये फिर क्या करेगी, स्थल से जल की ओर हवाएं जा रही है। तो मानसून में क्या है, ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है, ऋतु के परिवर्तन के अनुसार क्या हो रहा है, पवनों का परिवर्तन हो रहा है। तो ये सीधी सी बात है और यही क्वेश्चन लाइन में आया था, यही क्वेश्चन बच्चे फिर गलत करके आते हैं आसान वाला। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है, ठीक है। मैं बताता चलूंगा आपको कि प्री में कैसे क्वेश्चन आएगा, मेंस में कैसे आएगा। और यदि आप ये रियल में वास्तव में ये चैप्टर देख रहे हो ना, तो ये जब चैप्टर एंड होगा ना, तो आप खुद एक महसूस करोगे यार क्या हमने पढ़ा है। मतलब चाहे यहाँ पे एक चीज़ है कि यार चाहे अपनी स्लाइड वगैरह रंगीन ना हो या मतलब डायग्राम अच्छे ना हो, लेकिन जो पढ़ाना जो चीज़ है ना कि एग्ज़ाम में आपको हिट करेगी, जो आपके काम आएगी, वो इसमें सब कुछ है, उसमें कोई मतलब मैंने कोई कमी नहीं रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक चीज़ है कि जब भी आपको पूछे कि यार मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है, ठीक है, मौसम और जलवायु क्या होता है, तो याद रखना कि मौसम क्या है, मौसम जैसे आप अभी जहाँ भी बैठे हो वहाँ पे अचानक मतलब परिवर्तन हो रहा है, कभी वर्षा हो रही है, ठीक है, कभी धूप, कभी छाँव, कभी पवन चल रही है, कभी चक्रवात आ रहा है, कभी मतलब कुछ भी चल रहा है। तो ये क्या है, मौसम क्या है, एक स्थानीय कॉन्सेप्ट है, एक क्षणिक अवस्था है, ठीक है। तो मौसम को हम ऐसे रख सकते हैं और जलवायु क्या है, ऐसे होगा। यदि हम वेन डायग्राम बनाए तो ये जलवायु है, जलवायु क्या है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, और मौसम क्या है, छोटी कॉन्सेप्ट है। जैसे मौसम तो अभी हमने बात की कि अभी जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी, ठीक है, और यही औसत रूप से यदि 30 साल किसी स्थान पर रहता है, लंबे समय के लिए रहता है, 30 साल तक रहता है, तो वो क्या कहलाता है, जलवायु। जैसे हमारे देश की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है, कर्क रेखा के साउथ में उष्ण कटिबंधीय है और कर्क रेखा के नॉर्थ में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो मौसम क्या है, मौसम इसका एक पार्ट है। और इन सब के पार्ट क्या होते हैं, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ये सब क्या होते हैं, मौसम और जलवायु दोनों के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, उसके भाग होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मौसम क्या है, वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 30 से 50 साल या इससे भी अधिक वर्षों में आता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो भारत की जलवायु कैसी है, भारत में जलवायु है उष्ण मानसूनी, ठीक है, जो दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये हमारा इंडिया है, यहाँ से गुजरात से शामिल करें, ये इंडिया, ठीक है, यहाँ से कर्क रेखा गुजारते हैं, ये कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा इक्वेटर इसके साउथ में मानो, इक्वेटर मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, शायद एक मिनट छोटा करता हूँ इसको, ठीक है। जैसे अभी देखना, आप आराम से देख पा रहे हो, हाँ, इक्वेटर नीचे है, ठीक है, 0 डिग्री नीचे, 0 डिग्री अक्षांश। तो ये है कर्क रेखा। तो सूर्य कर्क और मकर के बीच में क्या होता है, सीधा चमकता है, ठीक है। आप NCERT 6 से पढ़ के आए हो तो ये आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें 6 क्लास से ही शुरू होती है। तो इसके उत्तर में क्या होगा, ये मतलब यहाँ पे होगा शीतोष्ण जलवायु होगी, उत्तर में ज़्यादा होगी, जैसे हिमालय की तरफ, और यहाँ पे होगी उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय जलवायु का मतलब क्या है, इक्वेटर के नज़दीक, इक्वेटर के नज़दीक का मतलब है तापमान ज़्यादा, ठीक है, सीधी सी बात है, तापमान ज़्यादा। चलिए, तो कर्क रेखा के
उत्तर में शीतोष्ण जलवायु भारत में, क्योंकि भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण यहाँ पे क्या है। और ये भी ध्यान में रखना कि उच्च दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर में अंतर कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। कर्क रेखा से जितना दूर होगा, महाद्वीपीय टाइप की जलवायु होगी ना, उसमें क्या होगा, जैसे आपने राजस्थान में देखा होगा, राजस्थान में गर्मियों में कभी तापमान दिन में 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और रात में फिर माइनस में चला जाता है या 0 डिग्री हो जाता है, माइनस में नहीं भी जाए तो 0-1 डिग्री के आसपास चला जाता है। तो कितना ज़्यादा ताप का अंतर है, यानी 50 डिग्री सेल्सियस तापमान का अंतर हो गया। वहीं आप इक्वेटर के आसपास अंतर देखोगे, जैसे आप केरल या मुंबई के तटों पर इन पर देखोगे, केरल का कोई व्यक्ति या मुंबई का कोई व्यक्ति अपनी यात्रा शुरू करे, ठीक है, अपनी यात्रा शुरू करे और कश्मीर जाता हो, तो आप देखो केरल में जहाँ से शुरू हुआ उसको तो कोई मतलब गर्म कपड़े नहीं लेने पड़े थे, लेकिन जैसे ही वो कश्मीर की ओर जाएगा तो उसको गर्म कपड़े लेने पड़ेंगे। तो उसका कैसा अनुभव होगा कि यार जलवायु कितनी बदल रही है, कैसा हमारा देश का मतलब कितनी जलवायु विविधता है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो शीतोष्ण जलवायु है इक्वेटर के उत्तर में, वहाँ पे उच्च दैनिक तापांतर होंगे, वार्षिक तापांतर उच्च होंगे और विषम टाइप की जलवायु होगी। और इस विषम टाइप की जलवायु यदि हम महासागरीय जलवायु और महाद्वीपीय जलवायु की तुलना करें तो विषम जलवायु ज़्यादा कौन सी होगी, महाद्वीपीय जलवायु होगी। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जो इक्वेटर से ज़्यादा दूर होगा उसमें विषमता ज़्यादा होगी फिर। और कर्क रेखा के दक्षिण में भारत की जलवायु कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जहाँ पर साल भर वर्ष भर क्या होता है तापमान उच्च रहता है, कम दैनिक, यहाँ पे ज़्यादा अंतर नहीं आता तापमान में, जैसे 18 डिग्री से 22-25 डिग्री तक के बीच का अंतर घूमता रहता है, इसलिए न वहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है न ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखें तो कारकों के अंदर बहुत सारे कारक आते हैं। जैसे हम स्थिति की बात करें, स्थिति की बात करें कि वह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, जैसे हिमालय में स्थित है या तटों के पास स्थित है, तो कितना अंतर आता है आप समझ गए। अक्षांश का बहुत बड़ा रोल है, अक्षांश का बड़ा रोल है, जैसे 23.5 डिग्री हमने माना कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के उत्तर में कोई स्थित है, एक कोई स्थान दक्षिण में स्थित है, तो ये अक्षांश का अंतर होता है ना। तो यदि उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में भिन्नता ज़्यादा मिलेगी और साउथ वाले में क्या होगी, समकारी प्रभाव ज़्यादा मिलेंगे, तो अक्षांश का प्रभाव पड़ता है। इसी तरह यदि हम बात करें, जैसे उचावच की बात करें, उचावच संबंधी कारकों की बात करें, मतलब मुख्यतः इसमें दो कारक है, स्थिति और उचावच संबंधी कारक है, एक है वायु दाब व पवन संबंधी कारक। तो स्थिति उचावच के हिसाब से सबसे पहले हमने बात की अक्षांश की बात की कि एक अक्षांश का कितना अंतर होता है। जैसे हमने बात की हिमालय पर्वत, तो एक पर्वत जैसे ऊंचा होता है तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तापमान कम होता चला जाता है, तो ऊपर कैसी दशाएं होगी, शीतोष्ण जलवायु की, और नीचे होगी उष्ण जलवायु की विशेषताएं। तो ये अंतर आता है। और जहाँ पे जल स्थल का वितरण आता है तो वहाँ पे आप जानते हो ना कि समुद्र के किनारे तो समकारी प्रभाव होते हैं, जैसे जैसे हम सागर से दूर चले जाते हैं वर्षा भी कम होगी, आर्द्रता भी कम होगी, तो विषमकारी प्रभाव वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसी तरह यदि हम बात करें उचावच पर्वत की एग्जाम्पल देके हमने समझ लिया था अभी, और समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र तल से दूरी दोनों से क्या होगा, आर्द्रता में, वर्षा में, सब चीज़ों में कमी आने लग जाएगी, ठीक है। इसी दृष्टिकोण से हम देखें वायुदाब और पवनों का देखें, ठीक है, वायुदाब और पवन संबंधी कारक, तो वायुदाब व पवनों का धरातल पर वितरण, ठीक है। जैसे एक चीज़ नोटिस की होगी आपने, 11वीं क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र, उच्च दाब क्षेत्र सब पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, शायद नहीं याद हो दोबारा जाके चैप्टर देखना। तो वहाँ पे हमने पवनें पढ़ी थी कि पवनों का कितना बड़ा रोल होता है। जैसे भारत में क्या होता है, 6 महीने पवनें कौन सी आती, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन आती है 6 महीने, और 6 महीने कौन सी आती है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, ठीक है। जेठ धारा और वायु धारा भी पढ़ने वाले हैं, और पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय मानसून को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती है, जिनमें से क्या है जो हमने चीज़ें देखी अभी, एक तो उचावच संबंधी कारक और एक वायु संबंधी कारक, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे एक सूचना साझा कर रहा हूँ, अपने में से एक दोस्त है राजेश जी, जो मुखर्जी नगर में उनकी बुक शॉप है, ठीक है। तो कभी आपको नोट्स वगैरह चाहिए है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, देखो आपको हिंदी इंग्लिश में कोई भी नोट्स चाहिए ना, जो भी नोट्स चाहिए, ओल्ड एनसीईआरटी ज़्यादा चाहिए होती है, कई बार कहीं मिलती नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी चाहिए होती है, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए होती है, इस समय यदि आपको प्री की टेस्ट सीरीज चाहिए, उनकी फ़ोटोकॉपी वगैरह चाहिए, या आपको किसी भी कोचिंग के नोट्स, किसी भी कोचिंग का मतलब अभी यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता, जो आपको चाहिए प्रिंटेड नोट्स या क्लास नोट्स, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। आप इनसे कॉन्टैक्ट करना और इनको मेरा नाम बोलना कि धर्मेंद्र सर ने हमें सजेस्ट किया है, तो आपको निश्चित रूप से डिस्काउंट भी मिलेगा। और एक चीज़ ये भी रहेगी कि आपके साथ जो भी कोई धोखाधड़ी होती है ना, कि नोट्स आपके साथ बेकार आ गई, किताबें आपके साथ बेकार आ गई, वैसा होगा नहीं यदि आप मेरे नाम से करते हो, क्योंकि सामने वाले को पता लग जाएगा कि यार धर्मेंद्र सर ने आपको क्या किया, सजेस्ट किया ना, तो कोई ऐसी गलती नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं किसी को यदि सजेस्ट करता हूँ, वैसे आप मेरे चैनल पे देखना, मैं किसी को वैसे सजेस्ट करता नहीं हूँ, बहुत सोच समझ के सजेस्ट करता हूँ, और तो आप यहाँ से इनसे परचेज कर सकते हो। बाकी तो ठीक है, बिल्कुल
आप ये कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, कभी काम आ सकते हैं आपके। जैसे मैं भी खेत में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, तो यार यहाँ नोट्स मंगाने पड़ते हैं ना। तो मतलब कोई अच्छा बंदा हो जो नोट्स वहाँ से भेजता हो, टेस्ट वगैरह चाहिए होते हैं, कभी अचानक चाहिए तो दिल्ली जाकर लाना पॉसिबल नहीं होता, इतना 1000 रुपये तो किराया लग जाता है ना। तो यहाँ पे हम फ़ोन करके, जैसे मैं अक्सर अपने जो भी चाहिए होता है मुझे, जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए होती है, यहाँ से मैं मंगवाता हूँ। तो आप भी मंगवा सकते हो, ठीक है। राजेश जी इनका नाम है, और आप इनको कॉल करना और मेरा नाम जरूर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे, जैसे इसमें भारतीय मानसून वाला चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें शीत ऋतु का थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। मैं एक आपको इसमें एक काम कर दूंगा कि एक सिंपल सा हम क्या करेंगे, एक मैप के माध्यम से, ठीक है। एक सेकंड, हैंग हो गया क्या? एक सेकंड, थोड़ा बैक लेता हूँ क्योंकि ये स्लाइड शायद हैंग हो गई है। ठीक है, वापस स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं शीत ऋतु, ठीक है। शीत ऋतु में दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और मैंने बताया था पहले भी आपको कि जो 9th क्लास वाली एनसीईआरटी उसके अंदर बहुत सारा मैटर है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया। तो आप चाहो तो पीडीएफ फाइल भी देख लेना 9th क्लास वाली, ठीक है, टेलीग्राम पे पढ़िए। चाहो तो वो वीडियो भी जाके देख लेना जो जलवायु वाला वहाँ पे पढ़ाया, क्योंकि यार दोनों इंटरकनेक्टेड है। वहाँ पे जो जितना मैटर है वहाँ पे रिपीट, यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता मैं। रिपीट करेंगे तो 2-4 घंटे लगते हैं एक चैप्टर बनाने में, ठीक है। तो आप ये जरूर देख लेना। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि शीत ऋतु के अंदर क्या होता है, एक मैं अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट में क्या करूँगा, एक भारत का मैप बनाऊंगा, ठीक है। और वो मैप इसमें आपको फोटोकॉपी मिल जाएगा जो मैं बनाऊंगा अभी, है ना। तो उस मैप में मैं पूरा बता दूंगा भारत का, एक ही मैप में ये बता दूंगा कि भारत में कैसे कैसे वर्षा होती है, किन क्षेत्र में किस प्रकार की पवनों से किस ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले शीत ऋतु की यदि बात करें तो इस समय क्या होता है, शीत ऋतु में द्रातलीय पवनें कहाँ से चलती है, स्थल से जल की ओर चलती है। ये पवनें उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है तथा हवा में नमी की कमी से शुष्कता होती है। इस समय पवनें उत्तरी पूर्वी शीतकालीन मानसून से तमिलनाडु के कोरमंडल तट पर वर्षा करती है। तथा तमिलनाडु के जो तट है वहाँ पे इस समय चक्रवात भी आते हैं, बंगाल की खाड़ी वगैरह में आपने अक्सर देखे होंगे। फिर क्या होता है, शीतकाल में मुख्यतः उत्तर भारत में जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ के कारण अच्छी वर्षा होती है, जिसे क्या कहते हैं, माउट कहते हैं, और जो रबी की फसलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें डिटेल है कि पश्चिमी विक्षोभ मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया से भारत की ओर जेट धारा के साथ आते हैं, जो भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर आदि से आर्द्रता ग्रहण करते हैं। ये तो पीसीएस एग्जाम के तो बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ जैसे इसमें एक्चुअल में क्या होता है। पहले मैं एक मैप बना के आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। एक जगह ले लेते हैं, खाली जगह, ठीक है। यहाँ पे देखना, मैं एक मैप बनाऊंगा जो आपके निश्चित रूप से काम आने वाला है। इंडिया का एक मैप बनाते हैं, और ये मैप जब मैं बना रहा हूँ तो आप भी क्या करोगे, अपनी रफ कॉपी लेके प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मेरे मेंस में अच्छे नंबर आने का कारण है कि मैं मैपिंग अच्छी कर लेता हूँ और उसमें कुछ भी जो मन में आए वो ड्रॉ कर देता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी पूछा गया है उसको मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे एक मैप बना के देख लेते हैं इंडिया का, ठीक है। देखो आराम से बनेगा, सुंदर ना भी बने तो फर्क नहीं पड़ता, उस चीज़ का बनना ज़रूरी है बस, ठीक है, बनना ज़रूरी है। थोड़ा सा उतना अच्छा तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन कोशिश तो करते हैं। आप में से कुछ बोलेंगे यार अच्छा नहीं बना, तो आप सुंदर बनाना फिर, एक बार देखो बना के कैसा बनता है, ठीक है। ठीक ठाक बनाया ना। तो अब मैं इसमें बताऊंगा कि भारत में वर्षा के 3 प्रारूप बताऊंगा, याद रखना। और 3 प्रारूप में आपका कभी न कभी कोई क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा आराम से। और समझना, समझने वाली बात ज़्यादा है। जैसे हम शीतकाल की बात कर रहे हैं भैया ना, सबसे पहले मैं शीतकाल वाला लेता हूँ। या चलो सबसे पहले अभी जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून चल रहा है तो इनकी बात कर लेते हैं हम। थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ ताकि सबको दिख जाए यहाँ पे, ठीक है। छोटा कर लिया, अब दिख जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये जैसे 0 डिग्री है नीचे, ठीक है, नीचे 0 डिग्री है, तो अभी दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे आ रहा है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पे आ रहा है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जैसे ही क्या करती है, इक्वेटर को पार करती है, कोरोलिस फोर्स के कारण क्या होता है, ये अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। अभी हाल ही में सीपीएफ या सीडीएस वाला क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन था कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ेगी, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेगी। तो अभी सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हो रही है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में जो वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, और सर्वाधिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है, यानी 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। अंडमान निकोबार में भी 200-400 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि यहाँ सर्वप्रथम क्या होता है, पवनें आके टकराती है। तो ये 200 से 400 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद में आंतरिक वाले एरिया में होती है, यहाँ पे आंतरिक वाला एरिया है, इसमें होती है। फिर पवनें आगे बढ़ती है तो यहाँ पे वर्षा होती है, और आगे फिर क्या होती है, यहाँ पे वर्षा होती है। यहाँ से 2 शाखा होती है, एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा ऐसे आती है और यहाँ पे अंडमान निकोबार में वर्षा करती है, और जहाँ पे मेघालय फटा रहा था वहाँ जाके सीधी टकराती है। तो यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे, विश्व की सर्वाधिक क्या होता है,
मतलब विश्व की सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम चेरापूंजी वाला क्षेत्र यहाँ पे है। ठीक है, और इसके बाद आगे चलते हैं, तो यही शाखा बंगाल की खाड़ी वाली फिर आके ऊपर ऊपर मिल जाती है, दोनों शाखा मिल जाती है, तो यहाँ पे अच्छी वर्षा होती है। याद रखना एक चीज़ नोटिस करना, देखो इस चीज़ पे देखना, आ, इस समय जो कोरोमंडल तट है ना, ये देखो कोरोमंडल तट, यहाँ पे वर्षा नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु वाला तट है ना, वहाँ पे वर्षा नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी शाखा यहाँ से समानांतर है। ये कुछ ना आ सकता है कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु तट पर वर्षा क्यों नहीं है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा इसके समानांतर है, यहाँ पे टकराएगी नहीं। और ये वष्ट चाय प्रदेश में, ये अरब सागर की शाखा आती है, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पे वर्षा होगी नहीं। तो ये इसके दो कारण है कि तमिलनाडु तट पर वर्षा न होने के कारण, दो कारण है ग्रीष्मकालीन वर्षा के न होने के कारण, दो कारण कौन से हैं? दोनों, ये तो क्या है, वष्ट चाय प्रदेश है, अरब सागर की शाखा, और बंगाल की खाड़ी वाली का है क्या है, इसके समानांतर बहती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इस समय वर्षा नहीं है। तो एक पैटर्न हमने क्या देखा, एक पैटर्न ये देखा, ठीक है, एक पैटर्न हमने देखा कि ग्रीष्मकालीन वर्षा कैसी कैसी होती है। तो भारत में जो 80% जो वर्षा है ना, वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, इसके अलावा ये कब होता है, ये जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक एक्टिव रहता है। जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक एक्टिव रहता है। उस समय ITCZ जो होता है यहाँ पे होता है, तो इन पवनों को क्या करता है, ये आकर्षित करता रहता है। ठीक है, अब 2 नंबर की जो सर्वाधिक वर्षा का कारण है, दो बड़े रीजन हो रहा है। शीतकाल की बात करें, शीतकाल में आपको एक तो पता है कि जो जेट स्ट्रीम होता है ना, यहाँ से बहता है। जेट स्ट्रीम क्या है, जेट धारा हम पढ़ गए हैं 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में। अभी ये समझ लो कि जेट धारा ये क्या होता है, वायुमंडल में 809 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर भी हो सकता है की ऊंचाई पर एक जेट धारा बहती है। जेट धारा यानी जेट की तरह एक धारा, यानी स्पीड से बहने वाली एक धारा है 8 से 9 किलोमीटर पर ऊंचाई पर। ये क्या करती है, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर आदि की आर्द्रता लेकर, यानी जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं ना, इसके साथ पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, और ये क्या करते हैं, हिमालय में तो स्नोफॉल जो होता है ना, वो होता है, बर्फ गिरती है, बर्फबारी होती है। और उत्तर भारत में जो माउंट की वर्षा सुनी होगी आपने ना, माउंट की वर्षा से क्या होता है, यहाँ पे इस रीजन में काफ़ी अच्छी वर्षा होती है, जो रब्बी की फसल के लिए इंपॉर्टेंट है। रब्बी की फसल के लिए माउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्षेत्र में क्या होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। लेकिन ये धरातल से कितना किलोमीटर ऊंचा है, 8-9 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक है, जेट स्ट्रीम बहती है। इसके अलावा आपको बताओ, इस समय शीतकाल में क्या होता है, जो पवनें होती है ना, वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, ऐसे ऐसे चलती है। थोड़ा सा ये मैप भी बहुत भर गया, इसको मैं एक आगे लेता हूँ, ये आप हो सकता है आपके काम आ जाए। ठीक है, मैप को रखना इसको आप। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा मैप बना देता हूँ जल्दी से। ठीक ठाक बन जाएगा। ठीक है, बन गया। अब देखो इसमें क्या होता है, शीतकाल में क्या होता है, एक तो यहाँ से चलती है जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट स्ट्रीम चलती है, और धरातल पर कौन सी चलती है पवनें, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन चल रही है। देखो उत्तरी व्यापारिक पवनें क्या होती है, उत्तर से जब आती है ना, तो ये शुष्क हवाएं आती है, तो इनसे वर्षा नहीं होती है। भारत के इन भाग में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन से इस भाग में कभी भी वर्षा नहीं होती, आंतरिक भाग में। लेकिन जैसे बंगाल की खाड़ी को पार करती है ना, तो ये कोरमल तट है ना यहाँ पे, इससे आके टकराती है। तो हमने पहले पढ़ा था कि दक्षिण पश्चिम मानसून से कोरोमंडल तट पर क्या होता है, तमिलनाडु तट पर क्या होता है, वर्षा नहीं होती। लेकिन उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी शीतकालीन मानसून से भारत में वर्षा कहाँ होती है, यही वो तट है जहाँ उत्तरी पूर्वी शीतकालीन मानसून से भारत में वर्षा होती है। और इस समय बंगाल की खाड़ी वगैरह यहाँ पे देखना, चक्रवात भी होते हैं इस एरिया में, काफ़ी चक्रवात उड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, शीतकाल वाले एरिया में, शीतकाल वाले टाइम में भी। तो शीतकाल में वर्षा के दो प्रारूप हो गए, एक तो आपका हो गया जेट स्ट्रीम, दूसरा हो गया उत्तरी पूर्वी मानसून। मतलब भारत में वर्षा के 3 प्रारूप हो गए। इस मैप में हमने पढ़ा है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण 80% वर्षा जो अभी हो रहा है, और आगे भी समझने वाले हैं। और इस मैप में हमने देखा कि 2 बार वर्षा होती है, कब होती है, जेट स्ट्रीम के कारण और उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। तो ये आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। बहुत शानदार मतलब ये चीज़ है, जो कि आप रटना नहीं है, समझना होता है बस। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जैसे इस मैप में आप देखना, इस डायग्राम में, ठीक है, इस डायग्राम आप देखोगे तो ये पश्चिमी विक्षोभ, वो जो जेट धारा जो है ना, जेट धारा यार ये क्या है, ये उपोष्ण जेट धारा है। ये यहाँ से भी बहती है, और यहाँ से भी लगभग यहाँ से भी बहती है, और फिर ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र में भी बहती है, यहाँ पे मतलब नीचे वाले में बहती है। जेट धारा मोस्ट ऑफ जैसे क्या होता है, पश्चिम से पूर्व बहती है, लेकिन कई जेट धारा ऐसी है जो पूर्व से पश्चिम में बहती है। तो अपने अपने वाली जेट धारा ये काम की अपने लिए, अपने वाली कौन सी जेट धारा काम की है, ये काम की है। और ये याद रखना यार, ये जेट धारा क्या करती है, अपने भारत के अंदर है ना, भारत के अंदर शीतकाल में बहती है, क्योंकि ग्रीष्म काल में जैसे सूर्य नॉर्थ में आता है ना, ये जेट धारा ऊपर बहने लगती है। तो आपने कभी सुना
कि ग्रीष्मकाल में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, कभी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? कि जैसे सूर्य उत्तरायण होता है ना, सूर्य भूमध्य रेखा पार करके उत्तर की ओर कर्क रेखा पर आता है, तो ये जो जेठ धारा शीतकाल में यहाँ बह रही थी ना, ये ऊपर की ओर खिसक जाती है, ठीक है। और जैसे सूर्य सूर्य नीचे की ओर जाएगा, जेठ धारा यहाँ पे बनने लग जाएगी, हिमालय के पास बनने लग जाएगी। तो यही रीजन है इसका कि शीतकाल में ही जेठ धारा पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में हमने बात की थी कि जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है तो क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होने लगता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और यहाँ पे क्या होता है, जो निम्न दाब क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पे दोनों तरफ से हवाएं आके मिलती है, निम्न दाब क्षेत्र होता है। ये कहाँ पे आ जाता है? ये भारतीय मैदानों की ओर आ जाता है, 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर, हिमालय के समानांतर होने लगता है। और इस समय आप जानते हो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ चला गया? हिमालय से ऊपर चला गया। इसलिए पश्चिमी विक्षोभ से कभी भी वर्षा ग्रीष्म काल में नहीं होती है, केवल शीतकाल में होती है। ये फैक्ट है एकदम। इस समय क्या होता है, दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें होती है, अभी हमने बात की, तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत की ओर आने लगती है, ठीक है। ITCZ जो बन रहा है ना भारत के मैदानों की तरफ, और पूर्वी जेठ धारा एक और होती है, इसमें पूर्वी जेठ धारा भी समझेंगे क्या होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। पूर्वी जेठ धारा, कोटेश्वरम जेट स्ट्रीम बोलते हैं इसको, और ये तमिलनाडु के एक विद्वान थे कोटेश्वरम, इन्होंने एक रिसर्च बताया था। तो तिब्बत के पठार से क्या होता है, तिब्बत के पठार पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ती है, तिब्बत के पठार पर निम्न दाब क्षेत्र बनता है, और जैसे ऐसे बनता है ऊपर है ना, निम्न दाब क्षेत्र बनता है, और वहाँ से एक जेट सिस्टम बनती है जो कि अफ्रीका के पास जाती है। अभी समझेंगे आगे, ठीक है। तो ये मतलब आ गया। एक तो पश्चिमी जेट प्रवाह कौन सा है, ये वो वाला है जो अभी शीतकाल वाला देखा था ना, भारत की भूमि पर ऐसे आता है ये। तो यहाँ से जेट सिस्टम दिख रहा होगा, ये जेट धारा दिख रही होगी। ये तो कौन सी है? शीतकालीन वाली है। देखो इसमें दे भी रखा है कि भारत में जाड़े की ऋतु में 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम बहती है, ठीक है। जेट स्ट्रीम बहती है। एक्चुअल में जेट स्ट्रीम में क्या होता है, ऐसे होता है, मतलब जेट स्ट्रीम में हम बात करें तो देखना एक बार। जेट स्ट्रीम में मतलब जेट स्ट्रीम यूँ चलती रहती है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन से बंधी हुई है ना, एक तरह से ऐसे चलती है। तो जहाँ पर जेट स्ट्रीम नीचे बैठ रही है वहाँ बनेगा हाई प्रेशर, हाई प्रेशर बनेगा तो धरातल पर हवाएं इससे बाहर निकलेगी, और जहाँ हवाएं ऊपर उड़ती है वहाँ लो प्रेशर बनता है, और जहाँ चारों ओर हवाएं आएगी। तो यही कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ में, यही होता है कि जहाँ लो प्रेशर बनता है चारों ओर से हवाएं आती है, और मतलब फिर कई सारी, मतलब आप जानते हो क्या होता है, वर्षा होती है, आंधी चलती है, तूफान आते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये क्या दे रखा है, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों की बात करें तो ग्रीष्मकाल में क्या होता है, देखो यहाँ पे एक समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझ लेना। ये हमारा मानसून सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है कर्क रेखा, ठीक है, समझ लेना, ये कर्क रेखा है। सूर्य कहाँ पे है इस समय? सूर्य उत्तरायण है, ठीक है, सन उत्तरायण है, यानी कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है। जून में आपने देखा होगा, जून में सीधा चमकता है। और ये है इक्वेटर, ये इक्वेटर है। तो इस समय क्या होता है, जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आती है, इसे कहाँ से आती है? ये प्रशांत महासागर, हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें से चलती हैं। ये आर्द्रता अपने साथ लेके आती है। और जैसे ही क्या होता है, ये इक्वेटर को पार करती है, किस तरह मुड़ने लग गई? कोरियल स्पोर्ट्स लगेगा और दाईं ओर मुड़ी, और ये क्या कहलाया? दक्षिण पश्चिम मानसून। ये कहलाया दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाया। तो याद रखना, जो भी भारत के मानसून का बन रहा है, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एरिया में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है समझने वाली। जैसे अभी हमने बात की थी कोटेश्वरम की जेट सिस्टम, ये क्या करती है, तिब्बत के पठार से ऊपर उड़ती है, और यहाँ से इस एरिया से आके मतलब यहाँ नीचे बैठती है। मतलब ये क्या है, पूर्वी जेठ धारा है। जेठ धारा ऐसे बहती है, ठीक है, ऐसे बहती है, और यहाँ पर बैठती है। अब मैंने क्या कहा था, जेठ धारा जहाँ बने बैठेगी वहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, और यहाँ लो प्रेशर है। और ITCZ इस समय कहाँ है? ITCZ आपका है, ITCZ इस समय कहाँ पे है? ITCZ है मैदानों के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर है ITCZ। यहाँ इस वाले एरिया में ITCZ है। एक बार थोड़ा सही से बनाते हैं ताकि समझ में आए। इस समय ITCZ आपका हो गया, यहाँ पे इस वाले एरिया में ITCZ है। ITCZ का मतलब क्या है? निम्न दाब क्षेत्र है, निम्न दाब क्षेत्र। तो ये ITCZ ऐसे होता है, बंगाल की खाड़ी के पास भी होता है। तो यहाँ से कई बार चक्रवात इसके साथ मिलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये लो प्रेशर जोन है। तो ये हवाएं किसको बढ़ने आ रही है? इसको बढ़ने आ रही है। देखो ये इस एरिया में भी बनता है, ऐसी बात नहीं केवल इंडिया में बनता है, और जगह भी बनता है। और यहाँ हाई प्रेशर है तो ये भी क्या करेगा, पुश करेगा। तो इसका मतलब ये कोटेश्वरम वाली पूर्वी जेट सिस्टम का रोल क्या हो गया, ये भारतीय मानसून को एक पॉजिटिव वे में हेल्प करती है, ठीक है। तो ऐसा चलता है मामला पूरा। एक बार मिटाता हूँ, दोबारा बताता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है वैसे, समझ में आ जाएगा। तो ये मतलब क्या बता रहा है कि हमने देखा ITCZ इस समय कहाँ पे, मैदानों के आसपास है। इस समय दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन आ रही है, इक्वेटर को पार करते ही क्या होगा,
ये दक्षिण पश्चिम मानसून बन जाएगी। यहाँ से अरब सागर की शाखा है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ पे मेघालय में आके टकराती है, ये आगे फिर दोनों आके यहाँ भी मिल जाती है। तो ये वाली चलती रहती है यहाँ पे, अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। और जो अल की घटनाएं होती है ना, तभी तो होती है कि जैसे यहाँ से जो हवाएं आ रही थी ना, वो रुक जाती है, अल के दौरान रुक जाती है, ब्रेक हो जाती है, लाल के कारण ये मजबूत होने लगती है। तो अल लाल के तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अलावा ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ITCZ क्या है, अभी जो हम पढ़ रहे थे ना कि ITCZ क्या है, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, विश्वत वर्त पर स्थित अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, एक निम्न दाब, देखो ये क्या है, ITCZ क्या है, निम्न दाब क्षेत्र है। इस क्षेत्र में क्या होता है, व्यापारिक पवनें मिलती है, जैसे ये मतलब ITCZ है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर से भी पवनें आएगी और इधर से भी पवनें आके मिलेगी, ठीक है। पवनें कहाँ से आ रही है, हाई प्रेशर से आ रही है, इधर से भी हाई प्रेशर से आ रही है, और ये क्या है, लो प्रेशर है, जहाँ पर वायु धाराएं ऊपर उड़ती है, यहाँ तो ऊपर उठ रही है, दीवार की तरह खड़ी है। इसलिए आपने देखा होगा ना, ITCZ के अंदर सब कुछ शांत रहता है, लेकिन ITCZ के दोनों तरफ क्या होता है, जहाँ पर हवाएं मिलती है वहाँ से हवाएं ऊपर उड़ती है, ये कन्वर्जेंस जोन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें आ सकती है, मेंस में यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, ठीक है। तो प्री के अंदर कुछ फैक्चुअल चीज़ें बन सकती है बस। तो जुलाई के महीने में ITCZ कहाँ पे है, 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में स्थित है। कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं, मानसूनी गर्त मतलब वो निम्न दाब क्षेत्र है जहाँ पे मानसून हवाएं आती है, पवनें आती है। ये मानसूनी गर्त उत्तर व उत्तरी पश्चिम भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विषुवत रेखा को पार करके कोरलिस प्रभाव के कारण, जो मैंने अभी कहानी बताई थी वही कहानी यहाँ पे बता रहा है, कोरलिस बल्ब के प्रभाव के विषुवत वर्त को पार करने की वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, और यही दक्षिण पश्चिम मानसून शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। देखो सिंपल सी बात है कि ये ITCZ का ही कमाल है कि जितने भी अपने मानसून वगैरह चलते हैं ना, अभी देखते हैं। देखो अभी हम कहाँ पे हैं, सितंबर में, ठीक है। तो सितंबर में ITCZ यहाँ पे, ठीक है। पहले एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जैसे सूर्य क्या होता है, ये ITCZ सूर्य के साथ ही चलता है, सूर्य जैसे उत्तरी गोलार्ध की ओर आ रहा है ना, तो ITCZ भी आता है। जैसे सूर्य यहाँ पे आना शुरू किया तो सबसे पहले ITCZ यहाँ पे आता है, फिर ITCZ यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे अभी सितंबर के आसपास कहाँ पे ITCZ, मतलब आप मान सकते हो कर्क रेखा के आसपास है। अब क्या करेगा, जैसे सूर्य वापस लौटना शुरू होगा ना, तो ये भी लौटना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले सितंबर गया, अक्टूबर में यहाँ से भी जाएगा, नवंबर में यहाँ से चला जाएगा, दिसंबर में यहाँ, जनवरी, ऐसे करके ITCZ होता है। तो ये ITCZ का ही कमाल है कि हवाएं जो आती है ना, अपने मानसून जो आता है उसका सबसे बड़ा दारोमदार अभी आधार बिंदु किसी को मानो तो वो है ITCZ मतलब निम्न दाब का क्षेत्र। यदि निम्न दाब का क्षेत्र होगा ही नहीं तो हवाएं हाई प्रेशर से कहाँ से आएगी फिर, ठीक है। अल नीनो वाला चैप्टर हमने अभी मैंने बताया था कि 9th क्लास की NCERT में मैंने आपको समझाया था, लेकिन यहाँ पे और हम समझ लेते हैं, वहाँ पे अच्छे से समझाया, वो चैप्टर जरूर देखना इसके साथ में कि दोनों मिले हुए चैप्टर हैं। 9th क्लास की NCERT का 5वां चैप्टर आप देखना, ठीक है। तो अल नीनो वैसे सबको पता है अल नीनो क्या है, तो अल नीनो वो भारतीय मानसून, ठीक है। मैं यहाँ पे एक रोचक स्टडी बताऊंगा इस बार, जो क्वेश्चन आएगा मुझे ऐसा लग रहा है वो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जहाँ से संभावना है कि आएगा, ठीक है। अल नीनो क्या है, एक जटिल मौसमी तंत्र है जो हर 5 साल 10 साल के बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़, मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। इस तंत्र में महासागरीय वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में, अभी ये पढ़ लो, मैं एक डायग्राम से एक बार समझा दूंगा कि पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों पर मौसम प्रभावित होता है। अल नीनो भूमध्य रेखा के उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन या हम्बोल्ट जल धारा को, आपने एटलस में देखा होगा, को प्रतिस्थापित करता है। ये पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं: भूमध्य रेखा के वायु परिसंचरण में विकृति, समुद्र जल के वाष्पन में अनियमितता, पलवों की मात्रा में कमी, जैसे समुद्री मछलियों की मात्रा, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में देखने को मिलता है अल नीनो वाला। तो ये जो दिख रहा है ना आपको डायग्राम, इसको पूरा समझ लेना थोड़ा सा कि इसके कारण क्या क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो क्या अल नीनो के कारण क्या होता है, ये 3 स्टेटमेंट आ जाएंगे, इस बार आ जाएगा, ये आइस प्री 2021 में आ सकता है, याद रखना। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं लेकिन ये भी आ सकता है, ठीक है। इसके कारण क्या क्या हो रहा है ये देख लेना। अल नीनो को शाब्दिक करता है बालक ईसा,
क्योंकि ये थोड़ा प्रचंड बालक की तरह है, ठीक है, क्योंकि ये धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण गर्मी का महीना होता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अलिनो का उपयोग किया जाता है। 1990-91 में अलिनो का प्रचंड रूप देखा गया था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन से 5 से 12 दिनों की देरी देखी गई थी। अभी अब थोड़ा मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि अलिनो वगैरह क्या होता है। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एक वर्ल्ड का डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए, तो विश्व का मानचित्र बनाना पड़ेगा। बनाते हैं फिर, देखो कितनी जल्दी बनेगा, कितने 5 सेकंड 10 सेकंड मैक्सिमम। ठीक है, और हमें चाहिए यहाँ पे अफ्रीका चाहिए, यहाँ पे चाहिए अफ्रीका, क्यों अफ्रीका वाले बेल्ट का मामला बनेगा। और यहाँ पे चाहिए हमें ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। और यहाँ पे चाहिए दक्षिणी अमेरिका, क्यों दक्षिणी अमेरिका के पास ही तो सब कुछ हो रहा है नहीं। और यहाँ तो चलो उत्तरी अमेरिका हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, ये इंडिया हो गया। ठीक है, बन गया ना कैसे जैसे, ठीक ही तो बना है। ये वर्ल्ड का मैप बन गया, पेन से और अच्छा बनता है। ठीक है, और तो यहाँ पे घटना घट रही है। अभी सामान्य में क्या होता है कि यहाँ पे हमबोल्ट की ठंडी जलधारा बहती है ऐसे, है ना, ठंडी जलधारा, और ये चक्कर चलता रहता है ठंडे वाला। तो ये तट पर क्या है, ठंडी जलधारा। तो प्रेशर कौन सा है, ठंडी जलधारा के कारण हाई प्रेशर है। ठीक है, हाई प्रेशर होता है तो क्या होता है, यहाँ से हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाती है। जैसे यहाँ पे लो प्रेशर हो गया ITCZ, तो ये हवाएं ऐसे चलती रहती है। ठीक है, ऐसे चलती रहती है। सामान्य दृष्टिकोण ये कहता है, सामान्य दृष्टिकोण कहता है कि हम पेरू के तट के पास हमबोल्ट की ठंडी जलधारा बहती है, ऊपर दक्षिण से उत्तर की हाँ दक्षिण से उत्तर की ओर आती है। और यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर के कारण हवाएं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें किधर जाती है, किस तरफ जाती है, जहाँ पे ITCZ होगा उस तरफ जाती है। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण देखना, अब मैप भी मिट गया, चलो दोबारा बनाते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया यहाँ पे है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे तो अब अलिनो जब आएगा तो क्या होगा, देखो अब अलिनो जब आ रहा है तो क्या कंडीशन होगी। अलिनो जब आएगा तो यहाँ पे जो हमबोल्ट की ठंडी जलधारा थी ना, अब नहीं बहेगी, यहाँ से गर्म जलधारा आ जाएगी, उल्टी आ गई, गर्म जलधारा आ गई यहाँ पे। ठीक है, गर्म जलधारा से आ गई तो गर्म जल है, तो प्रेशर कौन सा होगा, अब लो प्रेशर होगा, क्योंकि तापमान ज़्यादा है ना। तो इसी क्षेत्र में लो प्रेशर जब बन जाएगा तो ये हवाएं यहाँ क्या तेल लेने जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कट ही जाएगा मामला। तो ये होता है अलिनो, क्या होता है, गर्म जलधारा है जो कि इस पूरे वायुमंडलीय परिसंचरण को बिगाड़ देती है। अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस साल जो क्वेश्चन प्री में आ सकता है वो क्या है, अब मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने शायद बहुत कम जगह देखा होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कम कोचिंग वालों को तो समझ में नहीं आया था ये कि ये एक्चुअल में है क्या, जो भी घटनाएं घट रही है एक्चुअल में है क्या। तो मैं बता रहा हूँ कि इस बार जो क्वेश्चन आएगा कि रोजबी वेव का आएगा, रोजबी वेव, रोजबी वेव या रोजबी तरंग, रोजबी ऐसा भी लिखा जा सकता है, रोजबी ROSSBY, रोजबी तरंग। और ये आप गूगल उस पर यूट्यूब पे डालोगे ना कि रोजबी तरंग या रोजबी वेव भारतीय मानसून को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका सबसे बेस्ट वीडियो अपना ही मिलेगा आपको। आप डालना यूट्यूब पे आज कि रोजबी वेव भारतीय मानसून को किस प्रकार प्रभावित करती है। ये क्वेश्चन इस बार प्री और मेंस में आने की पूरी प्रबल संभावना है। क्यों है, क्योंकि न्यूज़पेपर में स्टडी जब आती है, अच्छी वाली स्टडी है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनेगी। तो इसमें बताया गया है कि भारत में है ना, जो सूखे आते हैं ना, ड्रोट जो आता है, सूखा आता है, भारत में 10 में से 6 सूखा अलिनो की वजह से नहीं आता है, वो आता है रोजबी वेव की वजह से, रोजबी वेव की वजह से सूखा आता है। अब ये रोजबी वेव क्या है, नया टंट आ गया है, तो रोजबी वेव क्या है, चलो इसको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा चैप्टर, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से क्वेश्चन जब आ रहा है इसको देखना है। तो आपको पूरा चैप्टर वीडियो तो वो मेरा वाला मिल जाएगा ना, वैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताता हूँ एक बार। ठीक है, वो देख लेना वीडियो। जैसे ये दक्षिण अमेरिका है यहाँ पे, और ये यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, हो गया यहाँ पे अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे इंडिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो अपने जो पश्चिमी अभी हमने पढ़ा था, जेट स्ट्रीम जो आती है यहाँ पे इंडिया की तरफ, ये ग्रीष्म काल में ऐसा होता है कि जब जेट स्ट्रीम यहाँ पे होती है ना, हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार के आसपास होती है यहाँ पे, है ना, जहाँ से पूर्वी जेट अभी अभी पड़ी थी, कोटेश्वर वाली जेट पैदा होती है। तो यहाँ से क्या होता है,
ठंडा एक ठंडी वायु राशि आती है, और ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि के साथ मिलती है, और उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक जेट के साथ में रोजवी वेव बनती है। और ये रोजवी वेव क्या क्या होता है, तापमान बहुत कम होता है, और ये जब इंडिया की ओर हिमालय के उत्तर की ओर आता है तो तिब्बत का जो लो प्रेशर बन रहा था अगस्त के महीने में, इसकी वजह से इंडिया का मानसून क्या हो रहा था, और मजबूत हो रहा था। तो ये इसको कमज़ोर कर रहा है, यानी इसको लो प्रेशर को कमज़ोर कर रहा है। तो यहाँ से जो हवाएं मजबूत होनी चाहिए थी वो रुक जाएगी यहाँ पे अगस्त के महीने में। तो ये नई स्टडी है, रोजवी वेव के कारण क्या हो रहा है, भारतीय मानसून कमज़ोर हो रहा है और भारत में सूखे का बड़ी घटना हो रही है। तो ये प्री और मेंस में मेरा मेरा मन ये कहता है ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और बहुत कम टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्टडी किसी के समझ में नहीं आई थी, इतनी जटिल स्टडी थी, बहुत कम लोगों ने, क्योंकि मैंने रिसर्च किया था, जब मैं वीडियो बना रहा था मुझे कोई ऐसा वीडियो मिला ही नहीं, इसलिए मैंने कुछ देखा था इसमें, ठीक है। तो ये वीडियो आप देखना चाहो तो आप यूट्यूब पे डालना, रोजवी वेव का भारतीय मानसून के साथ संबंध, अपना अच्छा खासा एक वीडियो मिल जाएगा आपको वहाँ से। और मैंने अच्छा समझाया उसमें, अलिनो लालिनो सब समझाया मैंने उस वीडियो में, ठीक है। तो वो ज़रूर देखना। और ये मेंस में तो आएगा आएगा, खैर मेंस का तो मैंने अपने जब मैंने आंसर राइटिंग करवाई थी तो ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड इसको डिलीट मार देते हैं। तो एक मैंने बताया था ना पहले, चैप्टर जरूर शुरू किया था कि कुछ क्वेश्चन आज बताने वाला हूँ, तो उसमें से एक तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। ये चैप्टर काफ़ी लंबा हो रहा आज। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें हम देखने वाले हैं कि भारत के अंदर मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून कब कब प्रवेश करता है, ये देखना बहुत जरूरी है, ये रोचक तथ्य है। आप डायग्राम पढ़ा करो, बहुत मजा आता है इनको पढ़ने में। जैसे देखो 1 जून यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे तो मई में आने लगता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे क्या होता है, ये मई में आने लगता है, ठीक है। और यहाँ पे देखना आप 1 जून है कहाँ पे, ठीक है, एक मिनट पेन सही कर लेते थोड़ा। 1 जून देखो यहाँ पे कहाँ पे, कोरोमंडल तट के आसपास, सॉरी सॉरी सॉरी, मालाबार तट के आसपास, कोरोमंडल तट तो यहाँ पे है, ठीक है। ये पेन के चक्कर में फोकस ही गायब हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो ये 1 जून के आसपास आ रहा है, बाद में 5 जून के आसपास आ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 10 जून को आ रहा है। और ऊपर उत्तर भारत की ओर देखें तो जुलाई में, राजस्थान में यहाँ पे जुलाई में देखने को मिलेगा, ऊपर 1 जुलाई 15 जुलाई। तो ये भी थोड़ा मैप देखना चाहिए, थोड़ा सा आप खुद को सोचना चाहिए कि भारत में मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ कहाँ किस तारीख को आता है, थोड़ा सा मजा आता है। यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाता है कई बार, रोचक वाला कोई क्वेश्चन, तो आप उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल है कि भारत का जब मानसून आता है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तो ITCZ अभी जो पढ़ के आए कि भारतीय मैदान की ओर अग्रसर है, व्यापारिक पवनें 40 से 60 डिग्री पूरी देशांतर से भारत की ओर मुड़ने लगती है, दक्षिण पश्चिम मानसून बनने लगता है। पूर्वी जेठ धारा जो है ना वो आने लगती है, अभी हमने बात की थी पूर्वी जेठ धारा कौन सी है। दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून के आसपास केरल तट से टकराता है, मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप में फैल जाता है। मानसून की 2 शाखाएं होती है, बंगाल की खड़ी शाखा और अरब शाखा। ये कोई खास डिटेल है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन उतना बनेगा नहीं, ठीक है। ये चैप्टर आप भी पढ़ना। मैं एक चीज़ बोलता हूँ हमेशा कि NCERT आपको 5 बार पढ़नी है, तो आपको ये लगता है कि मैंने आपको पढ़ा दिया यार सब कुछ आपका काम हो गया, तो ये आपकी गलत फहमी होगी, ठीक है। 5 बार पढ़ना है यार, 5 बार NCERT पढ़नी है आपको, 5 बार 10 बार जितना पढ़ सकते हो। इसके अलावा मानसून विच्छेद क्या है कि कई सप्ताह तक जब मानसूनी वर्षा का न होना, अभी आपने देखा होगा ना कि मानसून 7 8 10 दिन अच्छी बारिश होती है, बीच में फिर रुक जाती है, तो ये मानसून विच्छेद होता है, ठीक है। और मानसून का निर्वर्तन यानी वापस लौटने की प्रक्रिया, अब सितंबर आ गया ना, अब धीरे धीरे आप देखना मानसून भारतीय भूमि से लौटने लग जाएगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून आने लग जाएगा। तो यहाँ पे एक स्लाइड है कि मानसून को समझना। तो मानसून का स्वभाव, रचनातंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल, महासागरों, ऊपरी वायुमंडल में एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जा सकता है। पूर्वी प्रशांत में फ्रेंच पोलिनेशिया की ताहती, एक मैप में दिया हुआ ताहती, आप खुद भी देखना ताहती कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे है। हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित पोर्ट डार्विन के बीच पाए जाने वाले वायुदाब के अंतर को मापकर मानसून की तीव्रता का के बारे में पूर्ण अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब कहने का क्या मतलब कि हम पहले से क्या करते हैं, हमारे मौसम वैज्ञानिक आइडिया लगा सकते हैं कि इस साल अलिनो आएगा नहीं आएगा, तो वो क्या देखते हैं, ये वायुमंडलीय परिसंचरण को देखते हैं, जो भी इसमें डाटा बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून की क्या है, 2 शाखा है। 2 शाखा कौन सी है, एक अरब सागरीय शाखा है, एक बंगाल की खाड़ी शाखा है, जो अभी अपने मैप में देखी थी। तो जैसे अरब सागर वाली शाखा सर्वप्रथम क्या करती है, पश्चिमी घाट से टकराती है, तो जहाँ टकराती है वहाँ पे 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होगी, 250 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होगी। आगे फिर पश्चिमी घाट की, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे पश्चिमी घाट है, तो सबसे पहले यहाँ टकराती है, जब यहाँ से 200 400 सेंटीमीटर वर्षा होगी, और इस एरिया में वर्षा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, कम होगी,
यहाँ पे वष्ट छाया प्रदेश है और यहाँ पे नहीं होगी, ये समानांतर है और वष्ट छाया प्रदेश है। जैसे जैसे पवनें आगे बढ़ती है वर्षा कम होती चली जाएगी अरब सागर की शाखा से, ठीक है, ऐसा पढ़ते हैं। तो दूसरी शाखा इसमें क्या है फिर, जैसे ये देखना आप, ये इंडिया का मैप ऐसे है, तो सर्वप्रथम यहाँ टकराती है सर्वाधिक वर्षा। फिर जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा रिफ्ट वैली है नर्मदा तापी की, तो यहाँ से पवनें आगे बढ़ती है अंदर घुसती है और फिर एक थर्ड शाखा कहाँ जाती है, राजस्थान गुजरात से पंजाब की ओर जाती है। तो जो अरब सागर की शाखा है ना वो तीन शाखा उसकी प्रमुख है। एक तो सबसे पहले ये शाखा जो पश्चिमी घाट पर टकराती है, फिर आगे बढ़ती है, दूसरी शाखा यहाँ बढ़ती है, तीसरी शाखा फिर यहाँ पे आगे जाती है। तो 3 शाखा है, ठीक है, अरब सागर की। अरब सागर जो शाखा है ना उसकी 3 प्रकार की शाखा है। इसी प्रकार बंगाल की खड़ी शाखा है ना वो यहाँ पर आती है, अंडमान निकोबार मेघालय ऊपर वहाँ वर्षा करती है। फिर ये भी क्या करती है, हिमालय की ओर जाकर दोनों शाखाएं आपस में हिमालय के चरणों में मिल जाती है और वहाँ पे पंजाब ऊपर हिमाचल उत्तराखंड वहाँ पे अच्छी वर्षा होती है, बादल फटते हैं। ये घटनाएं आपने देखी होगी, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखो बंगाल की खड़ी शाखा ये हो गया, अभी मैंने बता दिया यही चीज़ें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा तथ्य है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि तमिलनाडु जो तट है ना वहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा नहीं होती है, बहुत कम होती है, शुष्कता होती है, क्योंकि यह बंगाल की खड़ी शाखा के क्या है, समानांतर है, और अरब सागर शाखा क्या है वष्ट छाया प्रदेश में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि तमिलनाडु तट है, कोरोमंडल जो तट है वहाँ पे वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बजाय उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। मैं कितनी बार समझा चुका हूँ, अब आप याद रखना इस बात को। मानसून वर्षा की विशेषताओं में हम देखें तो हम देखते हैं मानसून की विशेषता आप जानते हो यार, कितना अनियमित है, कभी एल नीनो का प्रभाव है, असमान होता है, जैसे तटीय क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है, चक्रवात की घटनाएं होती है, तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा कुछ चक्रवात होते हैं जो मानसून से दक्षिण पश्चिम मानसून से पूर्व भी आते हैं। चक्रवात क्या, कुछ स्थानीय तूफान बोल सकते हैं इनको, जो कि आप मान सकते हो मई जून के आसपास, मई यानी जून के अंदर जब मानसून आता है उससे पहले अप्रैल मई के आसपास ऐसी स्थानीय घटनाएं होती है जहाँ पे भारत के अंदर कुछ कुछ स्थानीय तूफान आते हैं। जैसे आम्र वर्षा, ये आ सकते हैं क्वेश्चन। आम्र वर्षा क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते थे मार्च के बाद में, अप्रैल मई के आसपास, तो मानसूनी बौछारें पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में एक आम बात है। स्थानीय तौर पर तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि आमों को जल्दी पकाने में सहायता देती है। तो आम्र वर्षा कहाँ पे, केरल और कर्नाटक में। क्यों, आम को पकाने में सहायता करती है। फूलों की बौछार, इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कौवा उत्पादक क्षेत्रों में कौवा के फूल खिलने लगते हैं। काल बैसाखी, असम और बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर विनाशकारी वर्षा एक पवने हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। पटसन चाय चावल के लिए ये पवने अच्छी है। असम में इन तूफानों को बारदोली छेड़ा कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये प्री के लिए ऐसे क्वेश्चन प्री का मटेरियल है, यहाँ से इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है। और लू कहाँ, लू तो आप जानते हो उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क गर्म पीड़ादायक पवन है और हमें महसूस करते हैं। ये जो लिखा है ना पीड़ादायक पवन है, तो राजस्थान के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है, यहाँ से डेजर्ट शुरू होता है रावली के पश्चिम में, ठीक है। तो ये हमारा वाला क्षेत्र जो है शेखावटी प्रदेश है, शेखावटी प्रदेश बोलते हैं इसको, जिसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले हैं, ठीक है। जो राजस्थान से नहीं है उनको नहीं पता है, चूरू और झुंझुनू जिले जिसको बोलते हैं शेखावटी। और ये जहाँ से अरावली, जो जैसे ये अरावली है ना, तो ये पूर्व अरावली से मतलब ये शुरू होती है यहाँ से, तो हमारा वाला रीजन अरावली के जस्ट पश्चिम में है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लू चलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लू चलती है, तो उस समय काफ़ी पीड़ादायक होती है। मई जून के महीने की बात कर रहे हैं, अप्रैल मई की विशेषकर मानसून से पहले बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ती है, काफ़ी रेतीली हवाएं चलती है, शाम को आंधियाँ चलती हैं, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन प्री में आ सकता है। इसके अलावा देखो हम पढ़ के आगे, अब ये भारत के अंदर जून से सितंबर वर्षा वाला एक डायग्राम है, इसको मैं समझा देता हूँ, ये काम आएगा आपके। यदि आपने ये डायग्राम समझ लिया ना तो आपका वनस्पति वाला चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कहाँ कौन सी कृषि पाई जाती है, वो भी आप समझ लोगे इस चैप्टर से। जैसे अभी हमने बात की दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की, तो दक्षिण पश्चिम मानसून में क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है 400 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा। सबसे पहले अरब सागर की शाखा यहाँ टकराती है इस रीजन में, तो यहाँ क्या होगा 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होगी, ठीक है। और एक चीज़ और देख लेना, इसमें 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना, उसको आप देख लो। 100 सेंटीमीटर रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये है, देखो ये मैंने खींची ना अभी 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और यहाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये हो जाएगी, यहाँ से ये 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। कभी कभी मैप में ये वर्षा रेखा दे देंगे, पूछ लेंगे क्या है, तो ये 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ठीक है। अब इसके इधर जाओगे प्लस करना है और इसके इधर जाओगे माइनस करना है, ठीक है। समझ गए ना बात को।
जैसे इस रीजन में जाओगे यहाँ पे बढ़ते जाएगी, इस रीजन में कम होती चली जाएगी। तो ये समझने वाली बात थी इसमें। तो 400 सेंटीमीटर रट्टा नहीं मारना, देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले अरब सागर की शाखा है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा करेगी, बाद में यहाँ पे जाती है तो मध्यम वर्षा करेगी, और ऊपर यहाँ पे राजस्थान में कम वर्षा होगी, हिमालय के पास में ज़्यादा वर्षा होगी। बंगाल की खड़ी शाखा ऐसे आती है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा करती है, और फिर यहाँ से ये भी इस तरफ चली जाती है, तो यहाँ इस रीजन में अच्छा वर्षा करती है। तो ये कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत का एक वर्षा का मैप है। इसको रट्टा नहीं माना, इसको समझने वाली बात है जो अभी मैंने समझाया वैसे। ठीक है, तो 400 सेंटीमीटर रट्टा नहीं माना, कहाँ, पश्चिमी घाट और नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, 200-400 सेंटीमीटर इसके बगल वाला क्षेत्र, इसके बगल वाला क्षेत्र। ठीक है, 100 से 150 सेंटीमीटर, वही रट्टा मत मारो, ये रेखा खींच लो पहले ही। तो ये मतलब क्या है, 100 से 200 वाला है। ठीक है, 100 से 200 वाला है इसके आसपास वाला। फिर आगे जैसे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है। यहाँ बीच वाला क्षेत्र वेस्ट चाय प्रदेश है तो 40 से 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ वर्षा देखो है ही नहीं, यहाँ इस रीजन में इस समय वर्षा है नहीं, ये देखो नोटिस करो, लिख रखा नहीं है 0 से 20 डिग्री, और मैप में क्या है। तो मैप को ऐसे पढ़ना सीखो यारो, वहाँ से लॉजिकली चीज़ें ना आ जाएगी। ठीक है, ये वर्षा का मानचित्र हो गया। वार्षिक वर्षा यानी पूरे मतलब कौन सी वर्षा, यहाँ पे आप इनसे मिला लो। ठीक है, यहाँ से कौन सी जेट सिस्टम से वर्षा होती है, इससे भी देखो वर्षा हो रही है। यहाँ पे देखो, अभी देखो तमिलनाडु, एक चीज़ नोटिस किया आपने, इसमें देखना आप मैप में, इस वाले मैप में देखो तमिलनाडु में वर्षा कितनी है। देखो यहाँ पे ये वाला रीजन है, अभी दिखाता हूँ, ये वाले रीजन में कितनी सेंटीमीटर वर्षा है दक्षिण पश्चिम मानसून में, यहाँ पे इस रीजन में आएगा, यानी 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा है। और अभी अब आगे जाके देखो वार्षिक वर्षा में ये कैसा हो गया चमत्कार। यहाँ पे देखो किस रीजन में आ रहा है, 100 सेंटीमीटर पे आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब 50 से तो प्लस ही है ना, कम में तो नहीं है ना, कम से कम 100 सेंटीमीटर आ रहा है। क्योंकि जो उत्तरी पूर्वी मानसून अब आएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद में, इससे यहाँ वर्षा होती है, क्योंकि ये सीधा आके टकराता है इस समय, इसलिए यहाँ पे वर्षा होती है। तो ये चीज़ें लॉजिकल वाली चीज़ें हैं ना, इनको देखते रहो आप। तो ये वार्षिक वर्षा वाला मैप है। तो वार्षिक वर्षा को हम देख लेते हैं एक बार। ये मतलब इसको देखेंगे 200 से अधिक, इसको सिंपल बना लो एकदम। एग्जाम में जब वर्षा वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसमें ये बना के आना, ये आपको यहाँ पर भर के आना 200 सेंटीमीटर वर्षा, ये 100 सेंटीमीटर अपनी रेखा हो गई, 100 सेंटीमीटर हो गई, ये 200 सेंटीमीटर हो गई, ये 100 सेंटीमीटर हो गई, 100 सेंटीमीटर पहले बना लो, ये 100 सेंटीमीटर हो गई, और 100 सेंटीमीटर ये हो गई। ठीक है, तो इसके इधर करोगे प्लस कर देना आप, इधर जाओगे प्लस होता जाएगा, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर फिर आ गई, है ना। ठीक है, 200 सेंटीमीटर इधर ज़रा माइनस करना, जैसे यहाँ 100 है ना, तो यहाँ पे 90 है, 80 है, 70 है, 60 है, और ये 50 सेंटीमीटर हो गई, है ना। और बीच वाला क्या है, माइनस करना है ना, इस तरफ माइनस होगा, तो यहाँ पे 50 से 60 सेंटीमीटर। तो इसको रट्टा नहीं माना, आप समझ गए होंगे इस बात को ना, बहुत आसानी से समझ गए होंगे। और आपने ये पढ़ लिया ना, तो आपका वनस्पति वाला भी हो जाएगा, क्योंकि जहाँ वर्षा वहाँ वैसी, जैसी वर्षा वहाँ वैसी वनस्पति, मिट्टी वाला भी इसमें आ जाएगा, कृषि वाला भी इसमें आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये है भारत का जलवायु प्रदेश, एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ा रटने वाली चीज़ जाता है। इसमें कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश कौन कौन सा है, तो जैसे इसमें बता रखा है, जैसे ये कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेगा, BSSW किस टाइप की जलवायु है, BWSW किस प्रकार की जलवायु है, ठीक है, और AW किस प्रकार की जलवायु है, ठीक है, CWG किस प्रकार की जलवायु है, ई टाइप की किस प्रकार की जलवायु है। तो ऐसा क्वेश्चन एक आ सकता है, BSSW किस प्रकार की जलवायु है। तो इसको, ये आपका होमवर्क है, और ये जो सारणी दी गई है ना, इसमें ये डिटेल दी गई है। ठीक है, कौन सी जलवायु, किस टाइप की जलवायु कहाँ पे पाई जाती है, इस सारणी में अंदर पूरी डिटेल दी गई है। ये आपको होमवर्क, इसको पढ़ना, इसमें बस ज़्यादा समझने वाली बात नहीं, आप ये देखो किस टाइप की जलवायु कहाँ पाई जाती है, क्योंकि 11th क्लास के एनसीईआरटी में हम ये चैप्टर पढ़ के आए हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको करना है। तो इस प्रकार ये चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। काफ़ी लंबा चैप्टर हो गया, आशा करता हूँ आप ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे, अच्छे से इन्जॉय किया होगा। यदि बोर हो रहे हो तो सुधार करना है अपने आप में, बोर नहीं होना यार, आइस की जर्नी भी लंबी है, इन्जॉय करके ही पढ़ना है। सभी को धन्यवाद।